बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रण मैदान से थोड़ी देर पहले एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। कल तक जिस चेहरे पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में ताल ठोक रही थी, आज उस चेहरे ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। जी हां, कल ही अभिषेक सिन्हा बंटी ने पूरे लाभ लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 24 घंटे बाद ही अभिषेक सिन्हा बंटी ने नाम वापस ले लिया है। सिर्फ 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बांकीपुर सीट से उम्मीदवार से नाम वापस लेने की वजह पारिवारिक कारण बताया। सबसे पहले सुनिए अभिषेक कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। जिस रागी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं, सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। इधर अभिषेक सिन्हा ने अपना नाम वापस लिया, उधर बीजेपी ने भी बिना वक्त गवाए अपनी रणनीति बदलते हुए एक नया दांव चल दिया और कुछ ही मिनट बाद बांकीपुर सीट के लिए अपने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब बांकीपुर के इस महामुकाबले में नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के नए सेनापति होंगे। सीएम सम्राट ने सोशल मीडिया पर नीरज सिन्हा को बधाई भी दी है। जी बिल्कुल, देखिए नीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और पहले तो आपको बधाई कि आप युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला। अब ये यहाँ पे उम्मीदवार बनने पे कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? खुशी तो है शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद मिला है, और उसको लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रदेश जी के भी। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे? ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन नीरज जी कब कर रहे हैं? वो हमारे पार्टी बताएंगे, पार्टी से। इधर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला और उधर विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने बीजेपी पर कटाक्ष किए हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। विपक्ष को भी जरा सुन लीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पॉकेट से अपने चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार देने का काम किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी पॉकेट की राजनीति कर रही है, उसके कारण अपने ही मकर जाल में फंस गई और अंततः अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवारी वापस लेना पड़ा। नामांकन के ठीक एक दिन बाद बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापसी की घोषणा कर दी और बहाना कितना बचकाना है, पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे पूरा परिवार बल्लियों उछल रहा था। एक मामूली साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलने की इतनी खुशियां थी कि पूरा परिवार ढोल नगाड़े पीट रहा था। कम से कम बहाने की स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखवाते भाई। और सच्चाई यह है कि पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई है। अमित शाह जी की परमिशन के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रम हो गया था कि वो टिकट दे सकते हैं। लोगों ने पहले ही कहा था कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया।
तो अभिषेक सिन्हा ने बांकीपुर सीट से कल नामांकन किया और आज पारिवारिक कार्डों का हवाला देकर नाम वापस ले लिया। बीजेपी ने बिना समय गंवाए नए कैंडिडेट का ऐलान किया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, अभिषेक सिन्हा ने वाकई पारिवारिक कारणों से नाम वापस लिया है या वजह कुछ और है? 24 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ कि नाम वापस लेना पड़ा? सवाल नंबर 2, बीजेपी ने बिना समय गंवाए नए नाम का ऐलान भी कर दिया। क्या तैयारी पहले से थी? नीरज सिन्हा को कमान सौंपने का प्लान क्या पहले से तय था? सवाल नंबर 3, अचानक नाम वापसी और नए उम्मीदवार के ऐलान ने क्या बीजेपी को बांकीपुर में बैकफुट पर धकेल दिया है? सवाल नंबर 4, अब नीरज कुमार सिन्हा के लिए बांकीपुर जीतना कितना बड़ा चैलेंज होगा? और सवाल नंबर 5, बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान है और क्या विपक्ष के हाथ ये जो ब्रह्मास्त्र लगा है वो वाकई बीजेपी को बैकफुट पर धकेल देगा? इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन जी, आरजेडी से आरजू खान जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से अभिषेक झा जी जुड़ रहे हैं और जन स्वराज से कुमार सौरभ सिंह जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। कुंतल कृष्ण जी, मुझे स्क्रीन पर एक बड़ी सी चेहरे पर मुस्कान लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज मुस्कान वाला दिन नहीं है, कैंडिडेट वापस लेना पड़ा है, उसने अपना नाम वापस ले लिया और आपको नए कैंडिडेट का ऐलान करना पड़ा है। भाई, कैंडिडेट हमने वापस नहीं लिया है। हमने जिसको उम्मीदवारी दी थी, हमारे उस साथी ने पार्टी से, संगठन से निवेदन किया कि कुछ पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए हमने उनका ये आग्रह स्वीकार कर लिया पार्टी ने। और साथ ही साथ जो हमारे आज के दिन में अभी जिनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, वो मैं संतोष जी बताऊं वो व्यक्ति कौन है? जिस वक्त उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने मंडल में पर्ची बांट रहे थे। हमारे कार्यकर्ता जो कि बूथ स्तर पे पर्ची बांट रहे थे पार्टी की, आज वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के साथ साथ बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद के साथ उम्मीदवार हैं। ये बातें तो आप पुराने वाले कैंडिडेट के लिए भी कह रहे थे। जब अभिषेक बंटी का नाम सामने आया था, सेम बातें आपने तब भी कही। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं, 24 घंटे पहले उनका नामांकन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसमें पूरा एनडीए एकजुट नजर आया और अब 24 घंटे बाद अचानक से पारिवारिक कारण का हवाला दिया गया। उसमें भी उन्होंने एक चिट्ठी, जो उनका दावा है कि वो जो चिट्ठी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखी, उसको उन्होंने पढ़ा है। संतोष जी, सवाल यह है कि पार्टी ने उम्मीदवारी की घोषणा की। अब उम्मीदवार अगर व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं कि साहब मेरी पारिवारिक कुछ परेशानी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी का कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया, पर मैं अपने परिवार के परेशानियों के कारण से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये किसी और को मौका दिया जाए। उस वक्त पार्टी का जो निर्णय है वो क्या है? उस वक्त पार्टी का निर्णय है एक जमीनी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा जी, जो कि अभी भी उस वक्त, जिस वक्त नीरज सिन्हा जी के नाम की चर्चा हुई, संतोष भाई, मैं फिर कह रहा हूं, ये गौर काबिल है कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे। नीरज सिन्हा जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बूथ में पर्चियां बांट रहे थे। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। यहां पे हमारा कार्यकर्ता ही सबसे ऊपर है कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप एक कैंडिडेट का नाम आगे करते हैं, वो हंसी खुशी उस ऑफर को स्वीकार करता है, वो कैमरों पर आता है, वो ये कहता है कि एक कार्यकर्ता को बीजेपी ने बढ़ाया, उनका परिवार खुश होता है, और अचानक से पारिवारिक कारण का हवाला देकर जब वो अपना नाम वापस ले रहे थे तो चेहरे पर शिकन थी और वो शिकन कई सवाल खड़े कर रही थी। ये जो नाम वापस उन्होंने स्वतः लिया है या मजबूरी में नाम वापस लिया है, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। संतोष जी, जनता के तो हर सवाल को सर माथे पे हम रखते हैं, इसीलिए तो 50-50 हजार वोट से जीतते हैं। हम वो लोग थोड़े ही हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जमानत भी नहीं बच पाती है।
हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और जनता का हर सवाल सराख पे, और साथ में कार्यकर्ता देवतुल्य है हमारे लिए। अगर कार्यकर्ता ने इच्छा जाहिर की तो उनकी इच्छा का सम्मान है। कार्यकर्ता की इच्छा थी, हमारे लिए संगठन में कार्यकर्ता देवतुल्य, हम देव दुर्लभ कार्यकर्ता का नाम देते हैं। देवता के तुल्य होता है हमारा कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता ने इच्छा जाहिर की, हमने उसका सम्मान किया। अब जिस कार्यकर्ता को यह नई जिम्मेदारी मिली है वो कौन है, चर्चा इस पे भी करें संतोष जी। उस पर भी आ रहा हूं। वो कोई बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा नहीं, हमारे बूथ स्तर पे पर्ची बांटते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। इससे छोटी पहले इकाई वाला चेहरा भी बूथ अध्यक्ष आम से शुरू चेहरा करके था, मंडल अध्यक्ष। एक बार फिर आपने एक आम चेहरा सामने कर बिल्कुल। दिया, और आम चेहरे से शायद इस्तीफा लेना या नाम वापस कराना आसान होता होगा। हमने इस्तीफा नहीं लिया, ना हमने नाम वापस कराया। हमने तो कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जहां पे अनुशासन ही रीढ़ की हड्डी है संगठन की, वहां पे आदेश किसी के लिए हो जाए वो तो आदेश होता है, पर यहां पे तो इच्छा का सम्मान है, यहां तो आग्रह का सम्मान है। आरजू भाई लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, हमने उसका सम्मान किया। आरजू भाई लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। आरजू भाई, जो तस्वीर जैसा बीजेपी दिखा रही है कि कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए उसने नाम वापस ले लिया, ये तस्वीर ठीक वैसी है या इसके पीछे की कुछ कहानी भी है? एक स्क्रिप्टेड कहानी है जिसको पढ़ रहे हैं कुंतल जी। अच्छे प्रवक्ता हैं लेकिन स्क्रिप्टेड चीजें पढ़ रहे हैं यहां पर बैठकर। हकीकत यह है कि उस जिसको ये कह रहे थे कि पर्ची बांटने वाला वो कार्यकर्ता, उसकी इन्होंने बलि दे दी, उसकी इन्होंने तिलांजलि दे दी है। और यही है भारतीय जनता पार्टी का हकीकत चेहरा, और वो चेहरा आज सामने आ चुका है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से आपके संवाददाता जो दूसरे कैंडिडेट जिनको अनाउंस किया गया उनको खींच रहे थे, आने वाले वक्त में देखिएगा वो भी कैंडिडेट नहीं होंगे, कोई आयातित लोग होंगे। और यही है भारतीय जनता पार्टी का। अब तो समय कहां बचा है इनके पास? नहीं, ये तो इधर उन्होंने नाम वापस लिया है, उधर उन्हें तुरंत उन्होंने नाम दे दिया नया। देखिए, एक चीज हम लोग कह रहे थे कि बिहार प्रदेश के अंदर जिस चेहरे के ऊपर आप ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको आप सीएम नहीं बनाएंगे, वो सही हो गया। दूसरी बात भी आज सही होगी कि यहां पे रोबोट बैठा हुआ है लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है, और वो रिमोट कंट्रोल अमित शाह और मोदी जी के हाथों में है। यहां पे सिर्फ ठप्पा लगाना है, और वही आज काम हुआ है। कल तक उसके घर वाले खुश थे, उसके मां बाप खुश थे कि मेरे बच्चे को यह बहुत बड़ा सम्मान मिला है, आज उसकी बलि दे दिया। तो आपको क्या वजह लग रही है इसके कहने पर? इसके पीछे की वजह क्या है आरजेडी के मुताबिक? मैंने तो आपको कह ही दिया ना कि इतनी मजबूत हमारी रेखा गुप्ता थी कि इनको पीछे पांव खींचना ही था। सारे समाज के लोग एकत्रित हो गए थे कि 3 टर्म हमने दिया उनके पिताजी को, नितिन नवीन को, 5 टर्म नितिन नवीन जी को दिया। अब इन्हीं का कारकुन आ गया, अब हमको इनके ऊपर भी वोट करना होगा। लोगों के अंदर परेशानी, घबराहट थी, बेचैनी थी कि हम इनके क्या बदुआ मजदूर हैं, वो मजदूरी हम नहीं करेंगे। और छटपटाहट थी रेखा गुप्ता के तरफ से, और रेखा गुप्ता इतनी सशक्त और मजबूत हो गई कि इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और ये जो कैंडिडेट जो ये अनाउंस किए हैं, देखिएगा ये भी चेंज हो जाएंगे। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुंतल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद कुमार सौरभ जी क्या कहेंगे? इनको तो रिमोट से कोई चला रहा है। आरजू भाई ने एक बात तो सही कही, आरजू भाई ने एक सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, हम तो संगठन पे चुनाव लड़ते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और कमल छाप चुनाव लड़ेगा। संतोष जी दूसरी बात, 24 घंटे संतोष जी, अरे रुक तो जाइए संतोष जी, रुक जाइए संतोष जी, अरे आरजू भाई रुक जाइए। आप ही ने तो कहा कि चेहरा नहीं संगठन, सच्चाई हम संगठन पे चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक रही आपके उम्मीदवार की बात, तो अभी सुन तो ले। अरे आरजू भाई, अभी प्रशांत जी के साथी हमारे साथ हैं, वही बता देंगे कि आप कितने मजबूत हैं। आरजू भाई अभी तो जनसुराज के साथी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि आप कितने मजबूत हैं। अरे आपकी लड़ाई किससे है उसका जवाब तो अभी 2 मिनट में मिल जाएगा। आरजू भाई, हम सच्चाई के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते, हम तो संगठन पे चुनाव लड़ते हैं। हम तो संगठन पे चुनाव लड़ते हैं आरजू भाई। संगठन के एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है,
हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष भी उम्मीदवारी ले सकता है। इतनी मजबूत हो गई है कि संगठन चुनाव लड़ रहा है और आपकी उम्मीदवार कितनी मजबूत है। अभी जनसुराज के हमारे साथी इस सवाल पे जवाब दे लेंगे। ठीक, कुमार सौरभ जी की तरफ जा रहा हूँ। तो बताएं। कुमार सौरभ जी की तरफ जा रहा हूँ। आरजेडी ये कह रही है कि चूंकि रेखा गुप्ता बहुत मजबूत है, इसीलिए इनको अपना कैंडिडेट का चेहरा बदलना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रशांत किशोर को सुन रहा था। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि चूंकि वो चुनावी मैदान में, इसलिए बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ा है। ये क्रेडिट लेने की होड़ है आरजेडी और जनसुराज में। नहीं संतोष भाई, देखिए सिंपल है, क्रेडिट डेबिट का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछला चुनाव भी हुआ था 2025 में, तो उस समय भी कैंडिडेट को वापस शायद नितिन नवीन जी अपना नामांकन वापस ले लेते। खैर उस पर नहीं जाते हैं। देखिए ये अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। ये ऐसा इसलिए है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी में ये पहली बार हुआ है कि गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, एनडीए के पांचों घटक दलों के सर्वोच्च नेता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया। और आज जिस किसी कारण से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, ये अपने आप में एक अद्वितीय घटना है कि एक ही चुनाव में, एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवार नामांकन करेंगे। और देखिए यही तो हम कह रहे थे, बार बार मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि बांकीपुर का उपचुनाव कोई सरकार बनाने, बिगाड़ने या किसी अन्य चीज का चुनाव नहीं है। यह बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत है। और ये राजनीति 5 महीने 6 महीने पहले भी कह रहे थे, वो तो पिछले 1 साल 1.5 साल से ही बात कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहली बार पिछले 2 दशक में पहली बार नीतीश कुमार जी के चेहरे पर नहीं, यह पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यह पहली बार हुआ है, यह तो आप मानेंगे। दूसरी बात, विगत 7 महीने में ये मुख्यमंत्री का चुनाव चाहे थोड़ी कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, ये तो कैंडिडेट आ रहा है, कैंडिडेट उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। संतोष जी जैसे बाकी पैनलिस्ट को आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, मुझे भी फ्रेम कर लेने दीजिए अपने आर्गुमेंट को प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और पहली बार आप देख रहे हैं कि नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट स्वयं से जो है वो नहीं रहे। यानी जो दूल्हा थे, जिनके पीछे इतने सारे बाराती फूफा मामा मौसा गए थे, बड़ी बड़ी बातें मंचों से हुई थी, आज वो नहीं है। और एक आखिरी लाइन जोड़ दे रहा हूं सर, एक आखिरी लाइन सर। पॉलिटिक्स में, राजनीति में इसका मतलब समझते हैं, ये बांकीपुर के महान मतदाता मालिकों का आभार है। ये मेरे नेता प्रशांत किशोर जी के प्रति उनके समर्थन को आभार है कि आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना पड़ा। और एक आखिरी लाइन सर, ये पहली घटना हुई है जिसमें हम सफल हुए हैं, अभी दूसरी बची हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बांकीपुर के लोग बांकीपुर के चुनाव के माध्यम से एक सशक्त जनादेश देकर प्रशांत किशोर जी को विधानसभा पहुंचाएं। सम्राट चौधरी जी भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे ये कैंडिडेट नहीं रहे अभिषेक बंटी जी, वैसे सम्राट चौधरी जी भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैं आपके कैमरे पर कह के जा रहा हूं। ये बात जनसुराज की क्या भूमिका थी? आपने उनके खिलाफ आंदोलन किया, आपने उनके खिलाफ मैं बताता हूं क्या, मैं बताता हूं आपको। सर बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए पहली भूमिका यह है कि यह पता चला कि महागठबंधन के उम्मीदवार के नामांकन में 200 लोग रहे। तेजस्वी यादव जी स्वयं जो हैं वो देश से बाहर हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी बड़ा नेता आपको नामांकन में नहीं दिखा, ना उनके 4 सांसद हैं, बहुत सारे विधायक चुनाव लड़ता है, कोई नहीं दिखा। और दूसरा पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है। सर मैं आपको बता दूं, आई थिंक मैंने अनइंटरप्टेड आपको नहीं टोका है, तो सुनने का धैर्य अर्जुन भाई बाद में मौका दूंगा। तो संतोष भाई दूसरा आते हैं भारतीय जनता पार्टी, कोई विचारधारा नहीं है। आप नोट कर लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं संतोष जी। तो पहला मैंने कहा महागठबंधन का पक्ष, दूसरा प्रशांत किशोर जी का आप कार्यकलाप देख लीजिए विगत 3 महीने में, और उनकी पदयात्राओं में उमड़ रही भीड़ को देख लीजिए।
पूरे बिहार से, चाहे आपके प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर या जमीन पर, जिस प्रकार का प्यार, दुलार, समर्थन प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि पूरा बिहार ये समझ रहा है कि 201 से 200 सीट होने पर, सर 201 से 200 भाई ये पदयात्रा ना वो आज से कर रहे हैं, प्रभाव नहीं और ये जो दावा की उनकी पदयात्रा में बहुत बहुत भीड़ उमड़ती है, जहां प्रशांत किशोर खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, कार्यकर्ताओं का हुजूम मैदान पर उतर जाता है, लोग उनसे जुड़ने के लिए बेताब है। ये दावे तो आप पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में अभी जो रिजल्ट 6 महीने पहले आया है, आखिरी एग्जांपल ले लीजिए सर, एक आखिरी एग्जांपल है। आपको पता है कि आपके कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई? 238 पर आपने अपने कैंडिडेट उतारे, 236 पर। बहुत अच्छी बात है सर, जवाब ले लीजिए। ऐसा है कि इसी बिहार में 20 वर्ष में 400 से 410 रुपए नहीं हुआ था, 1100 रुपए पेंशन हुआ। जिस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम फ्री बिजली नहीं दे सकते, 125 यूनिट करने वाले 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख, ये चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपए। और आज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज का एग्जाम्पल आपसे बहुत गुना बेहतर चुनाव लड़ी, कांग्रेस आपसे बहुत गुना बेहतर चुनाव लड़ी। नहीं, ये गलत, कांग्रेस और आरजेडी तो इसका दावा नहीं कर रहा। बात पूरी हो जाए सर, एक आखिरी लाइन हो जाए। आज का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने कहा कि 57 लाख जो है राशन कार्ड से नाम काट दिए गए। प्रशांत किशोर जी ने 4 बार इसका उल्लेख किया, और बांकीपुर की महिलाओं ने कहा कि हम लोगों का नाम काट दिया गया। आज के फ्रंट पेज पे न्यूज है 1 करोड़ जो है राशन कार्ड ऐसा होता है कि सरकार से 1100 रुपए जो पेंशन दिए जा रहे हैं, वो फ्रंट पेज पर प्रचार कर रहे हैं। पेंशन देने का प्रचार पहली बार चुनाव में अभिषेक जी को जरा स्क्रीन पर लेकर। ये ताकत है प्रशांत किशोर की, ये ताकत है जनसुराज की। जो नीट छात्रा पांडव, भरत भूषण तिवारी, बेगूसराय में रेप, नालंदा में मॉब लिंचिंग में जनसुराज और प्रशांत किशोर। अभिषेक जी को जरा स्क्रीन पर रखिए, मैं जरा अभिषेक जी को सुनना चाहता हूं। अभिषेक जी, थोड़ी देर पहले आपके नेता का स्टेटमेंट आया था, और रामप्रीत मंडल वो ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के पास सियासी जमीन नहीं है। जो एनडीए प्रत्याशी है वो 100% मुकाबला जीतेगा, चुनाव जीतेगा, और अचानक से उसके थोड़ी देर बाद यह घटनाक्रम हो गया। थोड़ा सा धक्का लगा, कैंडिडेट बदल गया। कोई धक्का लगने की बात नहीं है, कोई परिवारवादी वंशवादी पार्टी तो लाइव वाला और यह भी नहीं है कि किसी कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो उसके एवज में उससे कोई मोटी रकम ली जाती हो, बड़ा झोला लिया जाता हो, बड़े ठेके दिए जाते हों। कंडीशनल तो कुछ होता नहीं है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। मैं तो तब से इत्मीनान से सुन रहा था, आपके संबोधन को मैंने सुना, पूरी रिपोर्ट को देखा, हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, और किस तरह से हवा क्रिएट किया जा रहा है। अरे बड़ी नेचुरल सी बात है कि एक कार्यकर्ता को उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, खुशी की बात थी, सबने उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से स्वयं आकर इस बात को कहा, स्वीकार लिया। हम मानते हैं हमारे विपक्ष के साथियों को ये बात नहीं पची होगी, और हम तो तब से इस बात के अवलोकन में लगे हुए हैं। बड़ी हास्यास्पद सी बात है संतोष जी, आप भी गौर करिएगा, और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बांकीपुर की जनता को गौर करना चाहिए। हमारे जो दोनों पार्टी के साथी यहां बैठे हैं, वो तो इसी बात से खुश हैं कि कैंडिडेट वापस हो गया, इसी बात से इतने उत्साहित हैं कि लग रहा है जैसे चुनाव जीत गए हैं। हम तो ये तौल नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों में कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा इसका क्रेडिट लेना चाहता है। अरे भाई, कमल का सिंबल नहीं बदला है, एनडीए की ताकत भी नहीं बदली है, ना वो मजबूत लेगेसी बदली है। अरे क्या मुकाबला करिएगा। अरे हमारे पास तो कई चेहरे हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे को लोग पसंद करते हैं, देश में मोदी जी के चेहरे को पसंद करते हैं, आज सरकार के चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, कहां है आपके तेजस्वी यादव? नामांकन तक में नहीं आता। और अब रुक जाइए, थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रशांत किशोर जी, भाई उनकी बातों को तवज्जो देने कौन बैठा है? क्या कहा था उन्होंने कि अगर जेडीयू को 25 सीटें इस विधानसभा में आती है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे भाई, एनालिसिस करना आपका जब तक काम था, आप पूरी तरह से वो काम करते थे, कहीं कहीं सही भी हो जाते थे। अब तो जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। क्या कहा था? हम परिवारवादियों को, वंशवादियों को, हम पैसे वालों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, दागियों को टिकट नहीं देंगे। क्या हुआ बिहार में?
अधिकांश जगहों पर इन्होंने ऐसे ही उम्मीदवार दिए और जमानत जब्त हो गई। हम तो आज भी कहते हैं लोकतंत्र में सबका स्वागत है, चुनाव लड़ना ही चाहिए। प्रशांत किशोर जी एक बार जोर आजमाइश कर लें और हमें लगता है कि ये उनके जोर आजमाइश की ये आखिरी चैप्टर है। प्रशांत जी चुनाव लड़े, उनको शुभकामनाएं हैं। हमको लगता है कि उनके सामने चैलेंज चुनाव जीतना नहीं बल्कि जमानत अगर बचा लेते हैं, जैसे उनके अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई, जमानत बचा लेते हैं तो शायद कुछ राजनीतिक संजीवनी उनको मिल जाएगी। और यदि जमानत नहीं बची तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी फिर से तो मतलब आप मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी में फाइट है, यानी कि रेखा गुप्ता से आप अपनी फाइट देख रहे हैं? नहीं। कल भी हमसे एक पत्रकार महोदय ने, ऐसे ही शालीन और समझदार पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप मानते हैं कि फाइट है, कि बांकीपुर सेफेस्ट सीट है एनडीए के लिए, यहां कोई सीधी फाइट नहीं है। अरे भाई जब 50-50 हजार मार्जिन होता लाइव लगाओ, लाइव के अंतर का नहीं क्या है। फाइट होगी भाई? और फाइट क्या है भाई? जनता इतना पसंद करती है एनडीए के कुनबे को, कोई प्रत्याशी हमारे यहां से जाए, हर कार्यकर्ता हमारे लिए, ठीक कहा उन्होंने। ठीक, स्नेशीष बर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। आरजू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद स्नेशीष बर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए किस तरीके से अपनी कमी और अपनी खामी को ये छिपा रहे हैं और किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ अपने जो कार्यकर्ता जिनको कल तक ये ढोल ताशे बजा रहे थे, आज ढोल ताशों के साथ उनकी तिलांजलि दे दी। उस पर कोई बातें नहीं करेंगे। बात करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। मैं कहता हूं हमारी पार्टी की विचारधारा है। आपकी पार्टी की क्या विचारधारा? आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है नहीं, मैं कहता हूं कि प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और पार्टी की विचारधारा लड़ती है। आप जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी मिट्टी डालने अगर मैं ठीक सुन रहा हूं तो नहीं लड़ते हैं इस चीज को। आप ये समझिए, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दशकों से थे, पलट के कोई विचारधारा नहीं, वैसे लोग क्या जानेंगे विचारधारा की बात? आप स्नेशीष बर्धन जी की तरफ जा रहा हूं। बताइए कि स्नेशीष बर्धन जी, कैंडिडेट वापस होने से क्या एनडीए कमजोर हो गई और क्या रेखा गुप्ता ये चुनाव जीत गई? पहले तो आप ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि रेखा गुप्ता का समर्थन कर रहे हैं या प्रशांत किशोर का, क्योंकि कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले। नहीं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों के जो घटनाक्रम रहे हैं बिहार के, उस पे एक बार नजर जरूर संतोष जी देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस अमूमन होता है, ऑफिशियल लेटर आ जाता है, ऑफिशियल जानकारी होती है, तो फिर हम भी ताल ठोक कर कह सकते हैं कि नहीं, तो फिर कांग्रेस फिर आप इसे अपडेट कर ले, कृपया अपडेट कर ले, क्योंकि कल ही कांग्रेस पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया और रेखा गुप्ता जी के नॉमिनेशन में हमारे प्रतिनिधि गए थे, राजेश राठौर जी गए थे, वो मैंने देखा था। जी। उसके अलावे उस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या क्या भगदड़ हुई उसको भी जान लीजिए। आखिर किस घोटाले में नाम आने के कारण प्रत्याशी को आनंद फानंद में बदला गया, इस पे भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा घोटाला उनके पिताजी के नाम पे, उनके परिवार की महिला के नाम पे आ गया है, जिसपे वो बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी हुई। किस मुद्दे पे आखिर हमारे समर्थन देते ही, कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलते ही आरजेडी मजबूत हुई, कैंडिडेट महागठबंधन मजबूती से चुनाव में आ गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई। और अब देखिए स्थिति क्या हुई है कि उन्हें मालूम था पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे इसलिए आ रही थी क्योंकि सवर्णों के मुद्दे पे वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। नीट छात्रा जो हत्याकांड हुआ था, कुछ कर रहे थे, वो क्या घोटाले की बात कर रहे थे आप? नहीं, वो हकीकत है, उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या घोटाला? ये तो आरोप लगाकर निकलने वाली बात है। आपके पास जानकारी है तो फिर बताइए। उसके लिए विद्वान, क्योंकि असितनाथ तिवारी जी को मैं सुन रहा था, असितनाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का दबाव था, कैंडिडेट इसलिए बदला गया। आरजू भाई ने भी शुरुआत में इसी बात को जोर देकर कहा इसी डिबेट में। आप एक और नया फैक्ट लेकर आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाले का नाम नहीं बता रहे। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बड़े भाई कुंतल जी बैठे हुए हैं और वो स्पष्ट तौर पे बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने नाम वापसी क्यों की, क्योंकि कौन सा ऐसा घोटाला था जिसमें इनका नाम उछल के आ रहा था, इनके परिवार का नाम आ रहा था, नॉन मैट्रिक थे, ये भी एक घोटाला इनका निकल के सामने आ गया था। तो ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बता देंगे, सामने बैठे हुए हैं। ये सवाल उनसे कर लीजिएगा। मैं इसीलिए हिंट दे दिया कि मुख्य मुद्दों से ध्यान न भटकाया जाए। मैट्रिक न होने से कौन सा घोटाला हो जाता है? नहीं, फिर तो तेजस्वी यादव पर आप सवाल खड़े कर दिए। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि एक जगह से मैट्रिक का
परीक्षा वो दिए हैं और एक जगह पढ़ाई किए हैं, बड़ी दूरी है, 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी है, वो स्पष्ट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं आधिकारिक प्रवक्ता उनका नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद जिस तरीके से भाजपा के खेमे में बौखलाहट हुई थी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 2025 से पहले ऐसा क्या हुआ कि इस आशीष वर्धन जी ने कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, तो इनको ये जानकारी नहीं थी कि महागठबंधन में आप इनका समर्थन करेंगे? संतोष जी ये तो तब होता ना कि आप इनका प्रशांत किशोर का समर्थन कर देते, तो ये अभी ये थोड़ा सा। प्रशांत किशोर जी कहाँ आ रहे हैं? न 3 में है न 13 में, उनका क्या चर्चा आप बार बार ला रहे हैं? वो न 3 में है न 13 में। यहाँ लड़ाई नेता है ऋषि जी और एनडीए के खिलाफ थी। आप ही के नेता है ऋषि जी, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का समर्थन कर दो। आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है वो, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप लोग लिख देते हैं प्रवक्ता, ये आपकी गलती है। स्पष्ट तौर पर ये मैं कह रहा हूं कि इस चीज को समझिए कि प्रशांत किशोर जी का तो मुद्दा ही नहीं है। यहां लड़ाई थी एनडीए वर्सेज महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस के समर्थन के बाद महागठबंधन मजबूत हो गई और एनडीए अपना प्रत्याशी बदल लिया। साफ दिख रहा है आपको, इसमें और क्या बात है? बाकी पूछ लीजिए कौन कौन से घोटालों में नाम आया उनके। ठीक, मैं रमाकांत चंदन जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद सभी मेहमानों के पास एक एक करके आ रहा हूं। रमाकांत चंदन जी, ये जो बीजेपी, अमूमन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता है, कैंडिडेट बड़ा सोच समझकर बीजेपी उतारती है और कैंडिडेट चौंकाने वाला तो होता है। चौंकाया तो जब अभिषेक का नाम आया था, अभिषेक का सिन्हा का, तब भी सब चौंके थे, नीरज के नाम पर भी सब चौंके। लेकिन ये जो बीजेपी का कैंडिडेट आया, नामांकन हुआ, 24 घंटे बाद वो नाम वापस ले लिया गया, नुकसान कर गया क्या बीजेपी को? देखिए संतोष जी, एक बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि बीजेपी ने नामांकन सिर्फ इसलिए वापस करा दिया कि वो पारिवारिक मामला था, क्योंकि बीजेपी के पास इतने मैंने कहा लेवल पर स्क्रूटनी होती है, प्रदेश चुनाव समिति फिर केंद्रीय चुनाव समिति, तो वो चीजें सारे वहां सोल्व हो गई होगी। मेरी जानकारी में यह भी सही नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को देख करके किसी ने कैंडिडेट वापस कर लिया। प्रशांत किशोर जी का तो सबसे पहले नाम आया, वो अपना कैंडिडेट ही ना उतारते। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले दावेदारी की, उसके बाद आरजेडी ने दावेदारी की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभिषेक जी बिल्कुल, तो अभिषेक जी के बदले में अगर इनका नीरज जी का नाम आया है तो वो भी कोई बड़ा नाम नहीं है, इसलिए वो भी बात गलत है कि प्रशांत किशोर के डर से ऐसा हो गया। अब बात है कि है क्या, मेरी जानकारी में निश्चित रूप से एक टेक्निकल फॉल्ट हुई है। वो टेक्निकल फॉल्ट सब कुछ घोटाले को लेकर के है या उनके विद्या जो अध्ययन उन्होंने किया है कि विद्यापीठ से, उसको लेकर के है। और एक पुलिंदा प्रशांत किशोर जी के पास था, लेकिन कहिए प्रशांत किशोर जी का मिशनरी जो फेल्योर हो गया, वो 13 के पहले वो बम फूट गया। अगर वो 13 के बाद फूटता तो संभव था कि नॉमिनेशन रद्द हो जाता और बीजेपी चुनाव से बाहर हो जाती। इसलिए वो उनके मिशनरी चूक का फायदा भाजपा को मिला और भाजपा ने तत्काल अपना बदला, क्योंकि इस पचड़े में पड़ने से बढ़िया है कि हम सुधार कर लें। और सुधार के लिए एकमात्र उपाय था कि हम नामांकन वापस करें, क्योंकि नामांकन ऑलरेडी हो चुका था, तभी दूसरा उम्मीदवार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की चूक से बीजेपी को नया जीवन दान मिल गया, वरना कैंडिडेट ना होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर वो 13 के बाद बम फुटता तो संभव है नामांकन रद्द हो जाता। और प्रशांत किशोर जी की रणनीति भी यही थी, लेकिन यह एक चूक हुई जो ये सूचना पहले से बाहर आ गई। बहरहाल, लेकिन अब कहना ये चाह रहे हैं कि जो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन है और प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के आने के बाद एक बात तो तय हुई है कि निश्चित रूप से उन्होंने एक जो दिशा दी है चुनाव का, वो ये दिया है कि यह सम्राट सरकार को पसंद करती है जनता या नहीं करती है जनता, वो उनका एक मायना है। और इस सरकार का मायना यह है कि हम सबसे सफलतम सरकार में आए हैं और हम जिसके बल पर 202 सीट जीत कर रहे हैं, उसको हम शो ऑफ करेंगे और इसको हम काउंटडाउन करेंगे। लेकिन जहां तक राजद का सवाल है, तो राजद ने अपनी एकजुटता तो दिखाई नहीं। आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से जिस दिन वो नामांकन कर रहे थे, उसके मजबूत नेता तो गायब ही थे। और गठबंधन में कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? कांग्रेस से तो राजेश राठौर, राजेश राम जी आ जाते, कोई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी आ जाते। नहीं, उस दिन कोई मीटिंग थी कांग्रेस की, उस दिन कोई मीटिंग थी कांग्रेस की, जिसके चलते तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, इसीलिए राजेश राठौर जो कि उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको भेजा गया था। राजगीर में कार्यक्रम चल रहा था, हमारे पूर्व प्रत्याशी थे उस सवाल ये है संतोष जी, राजेश राठौर जी नहीं,
सवाल यह है कि वो पार्टी का पहला शो ऑफ है, तो पहला शो ऑफ को मजबूत रूप से दिखना चाहिए था और संभवतः ये चीज पहले से तय होनी चाहिए थी कि नामांकन कब कर रहे हैं। और जब महागठबंधन एक है तो ये तिथियां बदल सकती थी, नामांकन का दिन खत्म तो नहीं हो रहा था। इसलिए ये तक गलत है, कोई बड़ी मीटिंग थी और ये उसके बाद में कर लेते। नामांकन को पहला शो ऑफ जो था वो बहुत पीछे आ गया। कोई तर्क नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी के बाद तो सबसे पहली बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या बिहार की मानसिकता या बांकीपुर की मानसिकता क्या है? क्या जाति विहीन समाज की परिकल्पना जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, क्या बांकीपुर में उसका उनको लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कतई अभी बिहार जातीय जकड़न से नहीं जुटा है और ये जातीय समीकरण वहां हावी होंगे। और निश्चित रूप से जो पिछला परिणाम आया था उसके जातीय समीकरण में भाजपा के साथ सबसे बड़ा संकट इस बार यह है कि वो अपना आधार वोट बचा पाती है कि नहीं, क्योंकि उसके आधार वोट सवर्ण से प्रशांत किशोर है, उसके आधार वोट से रेखा गुप्ता है वैसे से। तो क्या भाजपा को यह साबित करनी होगी कि ये सवर्ण वर्गीय वैश्य वोट मेरा है, तभी वो जीत के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हालांकि रेखा गुप्ता नितिन नवीन के सामने भी चुनाव लड़ी थी 6 महीने पहले और जीत का मार्जिन जो उनको कुल वोट मिले थे उससे भी कहीं ज्यादा था। अब मैं कुंतल कृष्ण जी की तरफ आ रहा हूं। अभी जब रमाकांत चंदन जी अपना विश्लेषण दे रहे थे, आप नाखुश नजर आए, आपने 2 बार सिर हिलाया। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, पर मैं आपके इस डिबेट की ही बात करता हूं। अभी तो विपक्ष यही देख ले। प्रशांत किशोर को मेरी शुभकामना है। वैसे मैं तो बार बार कहता हूं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, बट ये बिहार की जनता है, फंसेगी नहीं। आप ही ने तो बताया कि 2 सीटों पे छोड़ करके अभी अभी चुनाव हुए थे, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई। प्रशांत किशोर आज के तारीख में अपने आप में स्वयंभू बिहार के सबसे बड़े विपक्ष के चेहरा बनने की कोशिश में हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। 1136 मंडल अध्यक्षों में से हमने अपने यहां के स्थानीय मंडल अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी है। नीरज हमारे जमीन के कार्यकर्ता हैं, भाई नीरज, और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। आज की तारीख नोट कर ले। मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हम फिर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। मंडल अध्यक्ष को उम्मीदवारी देना हमारे कार्यकर्ता का सम्मान है। कमल चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछले बार से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे और जब हमारे मतों का रिकॉर्ड अंतर इतना होगा तो सामने कोई भी लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा, अभी उसकी जमानत जब्त होगी। क्योंकि नितिन नवीन के करीबी थे अभिषेक, इसीलिए उनका टिकट कटा और नीरज जी को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो केंद्र की पसंद है। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा संतोष जी, अब पता नहीं है कौन मेरे भाई आरोप लगा रहे हैं। नितिन नवीन जी पिछली बार यहां पे घोटाला भी पूछ लीजिएगा संतोष जी। 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 5 बार चुनाव जीत रहे हैं और अभी जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है वो हमारे मंडल अध्यक्ष उस समय भी थे। उम्मीदवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं मंडल अध्यक्ष, उसके पहले बूथ अध्यक्ष थे। बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष स्थानीय विधायक के करीबी नहीं होंगे तो कौन होगा? एक्चुअली बात यह है कि आपस की लड़ाई है इन लोगों की। भाई विपक्ष तो पहले यह तय कर ले, प्रशांत और राष्ट्रीय जनता दल तो यह तय कर ले कि बिहार में विपक्ष कौन है। लड़ाई इतनी सी है। ये जो डिग्री का मामला आ रहा है, उम्मीदवार हमारे जो हैं, डिग्री नहीं सर्टिफिकेट का मामला आ रहा है जो 10वीं के सर्टिफिकेट को लेकर आरजू भाई इस पे, आरजू भाई अभी सुन रहा था मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को। आरजू भाई इस पे कुछ कहना चाहेंगे क्या? नेता विपक्ष जिनको कि कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है, उनकी डिग्री क्या है? फर्जी तो नहीं है। चौधरी की मोदी जी की तरफ विपक्ष फर्जी है, नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको कि कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है। महागठबंधन के चुने हुए नेता विपक्ष है। क्या डिग्री है? क्या डिग्री है? मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा तथ्यों को जानना चाहिए ना। फर्जी डिग्री है, जानना चाहिए ना क्या डिग्री है? कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है ना? अरे साहब मैं ऐसा है चुनाव का बिगुल बच चुका है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और प्रशांत भाई के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज तक प्रशांत भाई ने दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेली है, अब वो दंगल के मैदान में आ गए हैं। प्रशांत भाई, ये आग का दरिया है, तैर के जाना है। नतीजा जिस दिन आएगा सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है कुंतल जी। मैं कहता हूं कि मैं नीरज कुमार जी को कोट करता हूं। भाई जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है आरजू भाई।
जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। पहले तो आप लोग ये निर्णय कर लें कि विपक्ष है कौन बिहार में। अरे विपक्ष पहले तो आप लोग आपस में इस निर्णय पे पहुंच जाए कि विपक्ष कौन है। आरजू जी भाई अभी हमारे जन स्वराज के साथी हैं। सुन लीजिए आप आरजू भाई, विपक्ष की चिंता मत करिए, आपको अपनी चिंता करनी है, आपको अपनी चिंता करनी है। और ये मत कहिए कि जनता ने बिहार की चिंता हमें है तो विपक्ष की तो चिंता करेंगे ना। बिहार की ऐसा है, बिहार की चिंता हमें है, विपक्ष की चिंता तो करना हमारी जिम्मेदारी है। करते हैं आपने झूठ बोला है। अच्छा आरजू भाई की जनता के साथ आरजू भाई अच्छा हमारे जन स्वराज के साथी हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं बिहार में सबसे बड़ा विपक्ष कौन है। सीधा सवाल में आपसे संतोष भाई जन स्वराज के हमारे साथी हैं, उनसे भी ये सवाल कर लेते हैं कि बिहार में विपक्ष कौन है। इधर उधर की बात नहीं, हम तो सेवा करने के लिए जनता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और हम सेवा कर रहे हैं। और विपक्ष में कौन है ये आपस में लोग निर्णय कर लें। हमें तो जो आदेश मिला है बिहार की सेवा करने का वो हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़े थे तो डिप्टी सीएम उस समय सम्राट चौधरी थे और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी थे। और सम्राट चौधरी के चेहरे पर बीजेपी को 89 सीटें मिली ना। मैं वो उनके गठबंधन की आपस में संबंध है। संतोष जी हमारे नेता कौन होंगे, हमारे नेता कौन होंगे ये राजद के लोग तय करेंगे। जो अपने लिए कभी तक नेता तो ढूंढ नहीं पाए हैं उनके नेता। आरजू भाई नेता नेतृत्व पे बात ना करें। आपका नेतृत्व ऐसा है कि आपका जो फाउंडेशन डे होता है वो भी पहले मना दिया आपने। 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को शुरू कर दिया, क्योंकि आपके नेता को बिहार में गर्मी लग रही थी, उन्हें यूरोप की यात्रा करनी थी। आप तो अपना स्थापना दिवस सही से मना ही नहीं पाए, लालू के युवराज के दबाव में अपने के लिए बैठे हैं। आरजू भाई अंगूठा लगाना है। कुंतल अच्छा सौरभ भाई समय बहुत तेजी से चल रहा है। सौरभ भाई समय पे मना ही नहीं पाए। थोड़ा सा सौरभ भाई गणित बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री अपराधी भी है, फर्जी डिग्रीधारी भी है। मैं आपको ये बता देता हूँ। आपके भी काम की बात पूछ रहा हूँ आरजू भाई, आपके भी काम की बात। सौरभ भाई से सवाल पूछा जाए बिहार में विपक्ष कौन है। आरजू भाई ये सवाल आप सौरभ भाई से पूछें। तो चलाइए, आप बताइए आपस में निर्णय कर ले फिर हमें बताएं। जिसके पास कुंतल जी नंबर आपस में निर्णय कर ले फिर हमें बताएं। संतोष जी मेरे ख्याल से आप मॉडरेट मत करिए, इन्हीं को दीजिए मॉडरेट करने। सौरभ भाई मैं मेरा बड़ा करेंगे सवाल आप क्या पूछेंगे। बड़ा सीधा सा सवाल है। हम लोग शांति से सुन रहे हैं तो डोमिनेट नहीं करिए ना। सौरभ भाई सुनिए ना, 63% वोट मिला था 6 महीने पहले 7 महीने पहले बीजेपी को, और तकरीबन 29% वोट मिला, 47,000 समथिंग वोट मिला विपक्ष के नेता रेखा गुप्ता को। आपके कैंडिडेट को मिला 7,717। ये 4.5% वोट आपको मिला। 4.5% से आप तकरीबन 50% का सफर कैसे तय कीजिएगा 6 महीने के अंदर? पहली बात यह है संतोष जी कि पहली बात यह है कि मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी की क्षमता क्या है वो हम लोग यहां चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे। ज्यादा नहीं, 20 दिन का चुनाव है और हम बड़ी विनम्रता के साथ बांकीपुर के मतदाता मालिकों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उन तक 7 महीने में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार, मॉब लिंचिंग और प्रशासनिक हत्याओं का दौर चला है, आज भरत भूषण तिवारी की आत्मा कराह रही है। आज नीट की छात्रा के आत्मा का यह नैसर्गिक न्याय है। बिंद समाज की बेटी जो बेगूसराय में जिसके साथ जघन्य बलात्कार हुआ उसका न्याय है। ये नालंदा में 2 पासवान युवकों का मॉब लिंचिंग का यह नैसर्गिक न्याय है कि देखिए यही भारतीय जनता पार्टी थी जो देश में अलग अलग पार्टियों को तोड़कर ईडी, सीडी, आईटी का डर दिखाकर प्रत्याशियों को बैठाते थे, उनको मैनेज करते थे। आज एक उपचुनाव में 2-2 बार नॉमिनेशन करना पड़ रहा है। यह प्रभु श्री राम का नैसर्गिक न्याय है, यह बजरंग बली का नैसर्गिक न्याय है कि कैसे आप रथ पर बैठे हैं और बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देकर नचा रहे हैं। याद रखेगा कि बांकीपुर के 3-4 लाख मतदाता भी ये देख रहे हैं कि आपका अहंकार अब ऐसा हो गया है। सर
सर संतोष जी, ये अहंकार ही तो है मैं कि यहीं बैठकर कह रहे हैं कि कमल चुनाव लड़ रहा है। आज आपको श्री यहाँ राम का नाम हेलीकॉप्टर लेकर गायब हो चुनाव गया, लड़ने तीर गायब हो गया, की स्थिति बन टेलीफोन रही और है। कड़ाही गायब हो तो गया। इसका मतलब दर्शक क्या समझें? आप इन पर आरोप लगाते थे, राम के नाम की राजनीति करते हैं, ये बजरंग बली के नाम की राजनीति करते हैं, और आज आपको बजरंग बली याद आ गए, राम याद आ गए। नहीं, आप सेकुलर से जब सनातनी कट्टर घटना सनातनी होगी, तो नहीं होते यार। जब कोई घटना होगी, संतोष जी अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड ना, जब कोई घटना होगी तभी तो प्रतिक्रिया देंगे। क्या राम मंदिर में आज से पहले चंदा और चढ़ावा चोरी हुआ था? क्या भारत के में कभी देखा गया कि एक दल के, जो सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ पर हैं और बजरंग बली हाथ में झंडा लेकर जो है नीचे नाच रहे हैं उनके खुशी में? भाई ये मैं यही कह रहा हूं, ये नैसर्गिक न्याय है। बिहार में 7 महीने की निरंकुश सम्राट सरकार के विरुद्ध जनादेश है। आप आंकड़े में मत उलझिए, आप आंकड़े में मत उलझिए, वर्ग विशेष, जाति विशेष, जीत दर्ज करने की स्थिति पैदा हो रही है। और मैं तो आपसे सीधा अंक गणित समझ रहा था, आप अंकगणित छोड़कर पता नहीं कौन सा गणित समझा रहे हैं मुझे। अभिषेक जी की तरफ जा रहा हूं, समय मेरे पास कम है, आपके अंक गणित समय पर आ जाता हूं, अब समय कम है सर, आपने अपने टर्न पर इधर उधर घुमा दिया। जाता हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए सर, मेरे पास समय कम है, आपने समय बहुत जाया कर दिया। मैं जिस पर पूछ रहा था आपने नहीं बताया, समझाया। अभिषेक जी की तरफ जा रहा हूं। अभिषेक जी, जिस कैंडिडेट को 63%, जिस पार्टी को 63% वोट मिला हो 6 महीने पहले, अचानक से उसी बांकीपुर में ऐसा क्या खराब हो गया कि वो घसीटकर तीसरे नंबर पर चली जाएगी? आरजेडी का दावा है वो पहले नंबर पर चली जाएगी, प्रशांत किशोर का दावा है वो इतिहास रच देंगे, और 6 महीने पहले वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। समस्या यह है कि जो भी पार्टियां हमारे विरोध में हैं, खुशफहमी में रहें लेकिन गलत फहमी में ना रहें। और आपने अभी ठीक कहा कि समय बहुत कम है, समय कम बचा है। हम लोग अब पूरी तरीके से केंद्रित हैं चुनाव पर। भाई कैंडिडेट बदला है, ये खुश इस तरह से हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के कुनबे ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर दिया है और इनको एक वॉकओवर मिल गया है, तो इनको खुश समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा कोई बात नहीं, आपने आज तक भास्कर ने स्टोरी पब्लिश कर दी है, देख लीजिए उसको। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी खुशफहमी में ये जिए कि भाई ये खुलासा करते रहेंगे और लोग वापस होते रहेंगे। अरे इससे पहले का हो सकता है 2 दिन में। हमें लगता है कि आपकी असली पोल अगर किसी ने खोली है तो बिहार की जनता ने खोली। अच्छी बात है। अधिकांश सीटों पर जिनकी जमानत जब्त है, बिहार की राजनीति में न 3 में है न 13 में, बस कहां है तो कुछ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। कहां गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है? अच्छा सुनिए, धैर्य से सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी बात भी याद करिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नदारत, सौरभ भाई बीच में समय मेरे पास सभी मेहमानों के पास एक बार हुआ हूं। हाँ देखिए, कुंतल जी ले लूंगा आपका सवाल, ले लूंगा जी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नदारत, अधिकांश नेता जो टिकट के लालच में इनके यहां आए थे सब के सब गायब। बिहार की राजनीति में कहीं नहीं है। अरे भाई आपकी पार्टी के विषय में कह रहे हैं, अरे भाई इनकी पार्टी के विषय में कह रहे हैं। अरे भाई आपने अपनी पाली में कह लिया। सौरभ भाई ऐसे इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज। आपकी बेचैनी आप अपने समय पर बोले, पता नहीं क्या क्या बोले। आपकी बेचैनी, क्यों बेचैन होना? हमने तो बड़े पेशेंस इनकी बात को सुना। खैर हमारे पास धैर्य है और हमको लगता है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इन्होंने बखूबी अपनी बात को रखा है और अब तो हम चुनावी रण में हैं। हमको भरोसा है नीतीश जी के काम पर, मोदी जी के काम पर, एनडीए के कुनबे पर, देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर और मतदाता मालिकों पर कि निश्चित रूप से हमको अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद लोग देंगे, सम्राट जी को छोड़ देंगे। और जिस खुशफहमी में ये लोग हैं, और हम बस एक लाइन कह देना जल्दी से, फिर इसने शीर्षवर्धन जी के पास जा रहा। हाँ कि आप समझते हैं, बस एक लाइन है, 10 सेकंड की एक बात है कि कोई व्यक्ति सबसे कमजोर कब होता है किसी भी लड़ाई या किसी भी चुनौती में? वो तब नहीं होता है जब वो अंदर से बहुत बलशाली नहीं महसूस करे, वो तब सबसे कमजोर हो जाता है जब वो अंदर से निश्चिंत हो जाए। तो हमको लगता है कि विपक्ष के कुनबे के लोग इसी बात को लेकर के निश्चिंत हैं और खुश फहमी में हैं कि भाई शीर्षवर्धन जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। देखिए, मजबूती से महोदय का दर्द छलक गया। उन्होंने सम्राट चौधरी जी का नाम नहीं लिया, जबकि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है।
ये अलग बात है कि दर्द अभी भी है कि नीतीश कुमार जी को कुछ देर हटाया पहले जा सम्राट चुका जी है, के नेतृत्व की बात लेकिन हमने कही। ये क्या तमाम अभी? चीजें स्पष्ट हैं क्या स्नेह? कि बचकानी बात भारतीय मत जनता करिए। पार्टी तो पूरी आपसे तरीके ये से उम्मीद घबराई नहीं हुई करते है कि आप इस और तरह की जनता दल बचकानी बातें यूनाइटेड तो करेंगे। उसमें बस पीछे से खड़ी है, अच्छा मजबूरी में जहां स्नेह जी, एक समर्थन छोटी करना है वहां कर छोटा रही सा है। सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिएगा। तेजस्वी यादव इस समय बिहार में नहीं है और राहुल गांधी भी इस समय देश में नहीं है, तेजस्वी यादव भी देश में नहीं है, दोनों ही देश में नहीं है, मौज में है। और सब आपका एक कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा, तो फिर ये छुट्टियां मना बांकीपुर में राहुल गांधी जी हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे ये उपचुनाव है सवाल ही और नहीं पैदा चुनाव होता में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा ये स्पष्ट भाई, हो सवाल जाएगा पूछ रहे हैं कि आपको राहुल जी वोटिंग के रहेंगे बाद कि ही, नहीं रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी से बैकफुट पे है और जदयू अभी से मान के चल रही है कि सम्राट चौधरी जी कहीं नहीं है, और जनसुराज का तो राहुल जी, खैर चर्चा हम मैं लोग आपको नहीं बताऊं कर सकते। संतोष जी, राहुल जी अपना जतरा खराब नहीं करेंगे। रमाकांत नहीं, जी, ये क्लोजिंग अब स्टेटमेंट ये आपका कोई प्लीज। बात नहीं हुई। रमाकांत जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बांकीपुर का चुनाव जो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है वो है 40% वोट होता है, जिसमें 59 से 62% भाजपा को और 39 से 42% राजद को मिलता है। प्रशांत किशोर अगर इस वोट परसेंट को 40 से बढ़ाएंगे तो अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे, या फिर वो राजद का वोट लेंगे या भाजपा का वोट लेंगे, ये तय कौन करेगा? ये बांकीपुर की जनता करेगी। लेकिन वहां तो सैचुरेशन पॉइंट से जब आगे बढ़ेंगे तब प्रशांत किशोर जी की मौजूदगी समझ में आएगी कि परसेंटेज 40 से ज्यादा अब चूंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, कुंतल जी 30 सेकंड आपके, आरजू जी 30 सेकंड आपके। कुंतल जी पहले बात रख लीजिए आपका। बांकीपुर में इस देश के विपक्ष के एक बड़े स्वयंभू नेता भाई प्रशांत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भी साथी ने कहा कि प्रशांत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना आसान होता है, इतिहास तो बनेगा ही बनेगा। देश के अपोजिशन के बहुत बड़े स्वयंभू नेता इस बार 99.8% लोगों की जमानत जब्त हुई थी ना, उसी लाइन में खड़े नजर आएंगे। उसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, प्रशांत पढ़े लिखे आदमी है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। भाई, चुनाव में ठीक है, लेकिन चूंकि बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव ठीक, आरजू जी जल्दी से, जब हमें रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएगी तो मेरे सामने तो यही अहंकार, यही अरे 12 साल में समझ चला जाएगा। आरजू जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे थे, प्लीज। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में ही सदस्य बन गए इस फहमी में जनता दल यूनाइटेड है जिसके सर का ताज भी चला गया, तो इस खुशफहमी में न रहे जनता दल यूनाइटेड, वो कहीं की नहीं रही, वो इस खुशफहमी में न रही। इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बांकीपुर का रण अब लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के चेहरे सामने आए। पहले जो उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अब नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है। यह चुनौती कितनी बड़ी होगी, यह देखने वाली बात होगी। बहस